मुझे एक सपना बार बार आता था। मैं एक बहुत बड़ी गंदी सी इमारत के सामने फुटपाथ पे खड़ी हूँ और ऊपर से लगातार अंडे गिर रहे हैं। मैं पागलों की तरह भाग भाग कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर अंडे मेरे हाथों से फिसलकर जमीन पे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। ये सपना मुझे तब आता था जब मैं जॉन्स हॉपकिंस में कैंसर सर्जन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। और उस सपने का मतलब? बहुत गहरा था लेकिन साफ भी था। वो अंडे मरीज थे और वो विशाल डरावनी इमारत, वो थी कैंसर जैसी कोई जानलेवा बीमारी। एक सर्जन होने के नाते लेखक का काम था उन गिरते हुए अंडों को किसी तरह बचाना, मतलब मरीजों को मरने से बचाना। हाँ। और वो कुछ अंडों को पकड़ भी लेते थे, कुछ को बचा भी लेते थे, पर सिर्फ कुछ देर के लिए। आखिरकार ज्यादातर अंडे जमीन पर गिरकर टूट ही जाते थे। तो मतलब वो सपना असल में उनकी एक बेबसी को दिखा रहा था कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा थे जो बीमारी होने के बाद ही हरकत में आता है, और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। यही निराशा थी जिसने उन्हें सर्जरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी किताब के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे जो सेहत और लंबी उम्र के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही बदल देती है। इसका मकसद ये समझना है कि अंडों को गिरने से कैसे रोका जाए, ना कि सिर्फ गिरने के बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है। हम समझेंगे कि ये फास्ट डेथ मतलब तेजी से होने वाली मौत और स्लो डेथ यानी धीमी मौत में क्या फर्क है। और हम मेडिसिन 3.0 नाम के एक नए नजरिए को जानेंगे जिसका लक्ष्य बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि उन्हें शुरू होने से बहुत पहले ही रोक देना है। बेसिकली उस इमारत की नींव को ही ठीक करना है जहां से अंडे गिर रहे हैं। तो फिर इस बात को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। ये फास्ट डेथ और स्लो डेथ का क्या मामला है? सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। 1900 के दशक में चीजें बहुत अलग थी, है ना? अरे बहुत अलग। उस जमाने में ज्यादातर मौतें फास्ट होती थीं, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना, जानलेवा चोट या कोई इन्फेक्शन जिसके लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे। मौत अचानक और तेजी से आती थी। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज ज्यादातर मौतें स्लो हैं, जो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ने वाली पुरानी बीमारियों से होती हैं। लेखक इन्हें 4 घुड़सवार कहते हैं। 4 घुड़सवार? ये क्या है? ये आज की 4 सबसे बड़ी जानलेवा बीमारियां हैं। पहली है एथेरोस्क्लेरोटिक बीमारियां, जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक। दूसरी है कैंसर। तीसरी है न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी, जिसमें अल्जाइमर सबसे आम है। और चौथी है टाइप 2 डायबिटीज और उससे जुड़ी मेटाबॉलिक समस्याएं। आज की धीमी मौत के पीछे यही 4 बड़े कारण हैं। एक मिनट, ये जो आपने 4 घुड़सवार की बात की, दिल की बीमारी, कैंसर और बाकी, ये तो हमें हमेशा से पता है कि ये बड़ी बीमारियां हैं। तो फिर इस किताब में नया क्या है? हमारा मौजूदा मेडिकल सिस्टम, जिसे लेखक मेडिसिन 2.0 कहते हैं, वो इनके बारे में क्या नहीं समझ पा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। नया ये नहीं है कि ये बीमारियां खतरनाक हैं। नया ये है कि मेडिसिन 2.0 इनसे निपटने का जो तरीका अपनाता है वो पुराना पड़ चुका है। मेडिसिन 2.0 फास्ट डेथ से लड़ने में माहिर है। एंटीबायोटिक्स, सर्जरी, वैक्सीन, इन सब ने कमाल किया है। लेकिन जब बात इन स्लो बीमारियों की आती है तो ये सिस्टम बस इंतजार करता है। इंतजार करता है? हाँ, ये तब हरकत में आता है जब बीमारी पूरी तरह से घर कर चुकी होती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण डायबिटीज का है। आज का सिस्टम इलाज तब शुरू करता है जब किसी का HbA1c लेवल 6.5% पार कर जाता है, जिसे डायबिटीज की दहलीज माना जाता है। लेकिन सच तो ये है कि उस मरीज का मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सालों से, शायद 1 दशक से बिगड़ रहा था। अच्छा। वो प्री डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस के दौर से गुजर रहा था, लेकिन सिस्टम ने कुछ नहीं किया। अरे मतलब जब तक घर में आग लगने का अलार्म बजता है तब तक तो घर का एक बड़ा हिस्सा जल चुका होता है। हाँ, ये तो वही बात हुई कि आप अंडे के गिरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उसे पकड़ सकें। बिल्कुल। और यहीं से मेडिसिन 3.0 की सोच शुरू होती है। इसकी नींव इलाज पर नहीं, रोकथाम पर टिकी है। लेखक एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हैं, नूह ने अपनी नाव तब बनाई थी जब बारिश शुरू नहीं हुई थी। मेडिसिन 2.0 बारिश शुरू होने के बाद छाते और तौलिए बेचती है, जबकि मेडिसिन 3.0 मौसम का मिजाज समझकर पहले से नाव बनाने की बात करती है। तो इस मेडिसिन 3.0 के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? ये काम कैसे करती है? इसके 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, रोकथाम पर जोर। इसका मतलब सिर्फ सालाना चेकअप नहीं है, बल्कि बहुत गहराई में जाकर यह समझना कि किसी व्यक्ति में भविष्य में कौन सी बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा है, और उस खतरे को आज अभी से कम करना शुरू करना। और दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। ये समझना कि हर मरीज अलग है,
एक औसत इंसान के लिए बनी गाइडलाइंस हर किसी पर लागू नहीं हो सकती। आपकी जेनेटिक्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपके लक्ष्य सब कुछ मायने रखता है। इसे समझने के लिए किताब में टाइटैनिक जहाज का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। टाइटैनिक उस आइसबर्ग से इसलिए टकराया क्योंकि उसे वो दिखाई नहीं जब तक बहुत देर नहीं हो गई। अगर टाइटैनिक के पास आज के जमाने का रडार और जीपीएस होता तो वो उस पूरे बर्फीले इलाके से ही मीलों दूर से बचकर निकल जाता। सही बात है। मेडिसिन 2.0 आखिरी पल में जहाज को मोड़ने की कोशिश है, जबकि मेडिसिन 3.0 एक लंबे दूरी के रडार का इस्तेमाल करके बीमारियों के रास्ते से ही पूरी तरह हट जाना है। और सबसे बड़ी बात, इस नजरिए में मरीज सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है जो डेक पर खड़ा तमाशा देख रहा है, वो जहाज का कप्तान है। हाँ बिल्कुल, जो अपने डॉक्टर यानी नेविगेटर के साथ मिलकर रास्ता तय करता है। तो ये मेडिसिन 3.0 सिर्फ अंडे पकड़ने की बात नहीं कर रही, ये उस पूरी इमारत की नींव को ही ठीक करने की बात कर रही है जहां से वो गिर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है, तो ये सोच तो बहुत अच्छी है, पर अब सवाल ये है कि लंबी और बेहतर जिंदगी की रणनीति क्या हो, क्योंकि सिर्फ ज्यादा साल जीना तो काफी नहीं है। अच्छी सेहत के साथ जीना, यानी अपना हेल्थ स्पैन बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, न कि सिर्फ लाइफ स्पैन। बिल्कुल, और इसके लिए हमें टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क समझना होगा। ओके। टैक्टिक्स होती हैं छोटी छोटी चीजें, जैसे आज कौन सी कसरत करनी है या लंच में क्या खाना है। स्ट्रैटेजी होती है बड़ी तस्वीर, हमारा लक्ष्य क्या है और हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। किताब में इसका जिक्र मोहम्मद अली और जॉर्ज फोमन के बीच हुए मशहूर रंबल इन द जंगल मैच के जरिए किया गया है। वो वाकई एक कमाल की रणनीति थी। हाँ, अली जानते थे कि वो ताकत में फॉरमन को नहीं हरा सकते। फॉरमन एक दैत्य की तरह थे, तो अली की रणनीति ताकत का जवाब ताकत से देना नहीं थी। उनकी रणनीति थी फोरमन को थकाना। एग्जैक्टली। उन्होंने रोप आ डोप तकनीक का इस्तेमाल किया। वो जानबूझकर मार खाते रहे, फॉरमन को मुक्के मारने दिए जब तक कि फॉरमन पूरी तरह थक नहीं गए। और 8वें राउंड में जब फॉरमन का दम फूल चुका था, अली ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। कमाल है। ये रणनीति की जीत थी। इसी तरह लंबी उम्र के लिए हमें सिर्फ डाइट या कसरत जैसी टैक्टिक्स पर नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति पर ध्यान देना होगा। और इसी रणनीति का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है सेंचुरियन डेकाथलॉन का कॉन्सेप्ट। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। डेकाथलॉन एक एथलेटिक इवेंट होता है जिसमें 10 अलग अलग खेल होते हैं ना। हाँ। सेंचुरियन डेकाथलॉन का मतलब है हमें आज से उन 10-15 शारीरिक कामों की एक लिस्ट बनानी चाहिए जो हम 90 या 100 साल की उम्र में बिना किसी की मदद के करना चाहेंगे, और फिर उन कामों के लिए आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। वाह, ये सेंचुरियन डेकाथलॉन वाला विचार तो कमाल का है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि आज की बसरत का लक्ष्य 60 साल बाद की जिंदगी हो सकती है। तो इसमें किस तरह के काम हो सकते हैं? ये हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे क्या आप 90 की उम्र में अपने 15 किलो के पोते या पोती को जमीन से उठा पाएंगे? या क्या बिना किसी सहारे के 4 मंजिल सीढ़ियां चढ़ पाएंगे? या अपना 10 किलो का सूटकेस खुद उठाकर हवाई जहाज के ओवरहेड बिन में रख पाएंगे? या क्या आप जमीन पर बैठकर अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाएंगे और फिर बिना किसी मदद के उठ पाएंगे? बिल्कुल। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जिम में हम जो डेडलिफ्ट या स्क्वाट कर रहे हैं वो सिर्फ आज अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि 90 साल की उम्र में हम जमीन से अपना गिरा हुआ सामान बिना किसी की मदद के उठा सकें। ये आज की मेहनत को भविष्य की आज़ादी से जोड़ने का एक बहुत सीधा तरीका है। बिल्कुल, क्योंकि उम्र के साथ हमारी शारीरिक क्षमता स्वाभाविक रूप से कम होती है। अगर आज हम सिर्फ उतना ही वजन उठा सकते हैं जितना हमारा सूटकेस है, तो 40 साल बाद हम उसे बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। हमें आज एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना होगा। हमें आज अपनी क्षमता का शिखर इतना ऊंचा करना होगा कि जब उम्र के साथ गिरावट आए तब भी हम वो काम आसानी से कर सकें जो हमारे लिए मायने रखते हैं। तो लक्ष्य आज बेहतर दिखना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है भविष्य में एक आजाद और बेहतर जिंदगी जीना। ठीक है, तो ये रणनीति तो समझ आ गई। एक एथलीट की तरह ट्रेनिंग करो, लेकिन जिंदगी के खेल के लिए। लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसके खंभे क्या हैं जिन पर हमारा हेल्थ स्पैन टिका है? किताब में 4 मुख्य स्तंभों की बात की गई है। पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन, और यहाँ मकसद किसी खास डाइट जैसे कीटो या वीगन का प्रचार करना नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या से बचना है जिसे लेखक ओवर नरिश्ड होना कहते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा पोषण। ओवर नरिश्ड मतलब ज्यादा खाना? सिर्फ ज्यादा खाना नहीं,
बल्कि शरीर को लगातार ऊर्जा की सप्लाई देते रहना। हमारे शरीर इस तरह से डिजाइन नहीं हुए हैं। बंदरों पर 2 बहुत मशहूर स्टडीज हुई थी। एक में जिन बंदरों की कैलोरीज 30% कम कर दी गई वो ज्यादा जिए, लेकिन दूसरी स्टडी में ऐसा कोई फायदा नहीं दिखा। ऐसा क्यों हुआ? दोनों में तो कैलोरी ही कम की गई थी। अंतर डाइट की क्वालिटी का था। जिस स्टडी में फायदा नहीं हुआ वहां बंदरों को चीनी और प्रोसेस्ड खाने वाली डाइट दी जा रही थी। अच्छा। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ भूखे रहना काफी नहीं है। एक अच्छी पौष्टिक डाइट पर जरूरत से ज्यादा न खाना शायद बहुत ज्यादा कैलोरी घटाने से भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भूखे रहना है, बल्कि ये कि जो भी खाओ वो असली और पौष्टिक हो, और बस उतना ही खाओ जितनी जरूरत है। खाने की बात तो ठीक है, पर एक और चीज है जिसे हम अक्सर हीरो बनने के चक्कर में कुर्बान कर देते हैं। मैं तो 4 घंटे सोकर भी काम चला लेती हूँ, और वो है नींद। इसका क्या रोल है इस पूरी रणनीति में? नींद शायद सबसे कम आंका गया स्तंभ है। इसके विकासवादी महत्व को समझिए। अगर नींद हमारे लिए जरूरी नहीं होती तो विकास ने इसे कब का खत्म कर दिया होता, क्योंकि सोते समय हम सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, किसी भी शिकारी का आसान निशाना। सही बात है। फिर भी हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। इसका मतलब है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। और ये हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है ना? मैंने पढ़ा है कि ये एक तरह की सफाई प्रक्रिया है। बिल्कुल, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग एक अनोखी सफाई प्रक्रिया से गुजरता है जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये दिन भर में जमा हुए जहरीले प्रोटीन्स जैसे कि बीटा एमिलॉइड को साफ करता है। यही तो अल्जाइमर में होता है। हाँ, यही वो प्रोटीन है जो अल्जाइमर बीमारी में दिमाग में जमा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अच्छी नींद हमारे दिमाग के लिए रात की सफाई करने वाली टीम है। इसे नजरअंदाज करना भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है। पोषण, नींद और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा है कसरत, जिसके बारे में हम सेंचुरियन डेकाथलॉन के संदर्भ में बात कर चुके हैं। लेकिन इन सब से ऊपर एक चौथा स्तंभ है जिसके बिना बाकी सब बेमानी हो जाते हैं, और वो है भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। हाँ, और इस पर लेखक अपना बहुत ही निजी अनुभव बताते हैं जो बहुत असरदार है। हाँ, वो बताते हैं कि एक समय था जब वो शारीरिक रूप से अपनी जिंदगी के सबसे फिट दौर में थे। वो लंबी दूरी की तैराकी कर रहे थे, हर तरह की कसरत कर रहे थे। उनका शरीर एक मशीन की तरह था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल दुखी, अकेले और टूटे हुए थे। वो अपने काम, अपने रिश्तों, किसी भी चीज से खुश नहीं थे। और तब उनकी थेरेपिस्ट ने उनसे ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उनकी थेरेपिस्ट ने उनसे पूछा, अगर आप इतने ही नाखुश हैं तो आप ज्यादा जीना ही क्यों चाहेंगे? ये सवाल तो किसी को भी हिलाकर रख दे। ये हमें याद दिलाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक हम भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ ना हों। बिल्कुल। तो इस अनुभव के बाद लेखक ने क्या किया? उन्होंने अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया? ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था। उन्होंने थेरेपी को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने अपने रिश्तों को सुधारने पर काम किया। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया जिनसे उन्हें प्यार था। उन्होंने सीखा कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और व्यक्त करना जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि भावनात्मक स्वास्थ्य कोई नरम गरम चीज नहीं है, यह हेल्थ स्पैन की नींव है, क्योंकि रिश्ते, खुशी और जिंदगी का मकसद, यही वो चीजें हैं जो एक लंबी उम्र को जीने लायक बनाती हैं। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि लंबी उम्र का मतलब सिर्फ बीमारियों का इलाज करवाना नहीं है, बल्कि उन्हें होने से ही रोकना है। हमें मेडिसिन 2.0 की उस प्रतिक्रियावादी सोच से बाहर निकलना होगा जो समस्या होने के बाद हरकत में आती है। हाँ, और मेडिसिन 3.0 की दूरदर्शी और व्यक्तिगत रणनीति अपनानी होगी। और सेंचुरियन डेकाथलॉन का विचार इसमें हमारी बहुत मदद करता है। यह हमें आज के फिटनेस लक्ष्यों को भविष्य की क्षमताओं से जोड़ने का एक ठोस तरीका देता है। यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जिम में जो मेहनत कर रहे हैं वो आने वाले दशकों में हमारी आज़ादी और जिंदगी की क्वालिटी तय करेगी। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, जिंदगी के लिए ट्रेनिंग है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए। लेखक भावनात्मक स्वास्थ्य पर बात करते हुए 2 तरह के गुणों का जिक्र करते हैं, रिज्यूमे के गुण और शोक संदेश के गुण। रिज्यूमे के गुण हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी डिग्री, हमारी नौकरी, हमारे अवार्ड्स, हमारा बैंक बैलेंस। लेकिन शोक संदेश के गुण ये बताते हैं कि हम एक इंसान के तौर पर कैसे थे। क्या हम दयालु थे? क्या हम प्यार करने वाले थे? क्या हम एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे इंसान थे? ये एक बहुत गहरा फर्क है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं
जो सिर्फ एक लंबा चौड़ा रिज्यूमे बनाने पर केंद्रित है, या हम उन गुणों को भी विकसित कर रहे हैं जिन्हें हमारे जाने के बाद याद किया जाएगा? हम एक लंबी जिंदगी की तैयारी तो कर रहे हैं, पर क्या हम एक ऐसी जिंदगी भी जी रहे हैं जिसे लंबा जीना सार्थक लगे?